ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। आज कक्षा नवमीं सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 यानी भूगोल का अध्याय 2। नाम क्या है? भारत का भौगोलिक स्वरूप। अगर आप भारतवर्ष में रहते हैं तो हर एक स्वरूप के दर्शन आप कर पाएंगे। आप पढ़े ही हैं, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है। यानी हर एक मौसम का आनंद लेंगे, हर एक भौतिक स्वरूप, पहाड़ियां, नदियां, समुद्र, हर एक का, गोवा के बीच, हर जगह जहां जाएंगे, रेगिस्तान, हर जगह मिल जाएगा। बर्फीला इलाका, जहां भी आप जा सकते हैं। इसके बारे में पढ़ना है। ध्यान दीजिए, भौतिक स्वरूप कैसे बना। पहले ये कुछ वैज्ञानिक हैं, वो वैज्ञानिक जैसे वेगनर हैं, अल्फ्रेड वेगनर हैं, उनका भूसंतत सिद्धांत, कोबर हैं भूसंतत सिद्धांत में। तो उन्होंने सिद्धांत दिया कि पहले ये जो पृथ्वी है, इस पर आज कितने महाद्वीप हैं? आज 7 महाद्वीप हैं। पहले एक ही महाद्वीप था, ठीक है, और एक ही महासागर था। पेंजिया महाद्वीप, पैंथालासा महासागर। ध्यान दीजिए, यहां लिख दे रहा हूं मैं। पेंजिया महाद्वीप था और पैंथालासा महासागर था। लेकिन चूंकि जिस पृथ्वी पर हम निवास कर रहे हैं, उस पृथ्वी का जो ऊपरी स्वरूप है, भूप्रकृति है, मिट्टी की है, लेकिन आंतरिक स्वरूप में हम क्या देखते हैं? प्लेट हैं। तो प्लेट अंदर अंदर खिसकती रहती है, तो धीरे धीरे ये भी खिसकता रहता है। ध्यान दीजिए, तो खिसक कर टूट कर 7 महाद्वीप बन गए आज। उसमें से एक एशिया महाद्वीप है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के फलस्वरूप बने, और एशिया महाद्वीप में अपना ये भारत है। और भारत भी ऐसा माना जाता है, कभी अगर ये मैप देखेंगे आप, इस वाला मैप, तो माना जाता है साउथ अफ्रीका में दबा हुआ है, या अफ्रीका महाद्वीप उसका एक भाग था। नीचे वाला अलग, ऊपर वाला अलग। तो जो साउथ वाला भाग है, नीचे से कटकर आया हुआ ये है। और जो हिमालय बना, भी चले चालू करते हैं, महासागर से बना है। पहले भौतिक स्वरूप में हम लोग पढ़ेंगे हिमालय, यानी भारत का पर्वतीय भाग हिमालय। और दूसरे में पढ़ेंगे हम लोग क्या है? मध्य भारत का, या भारत का मैदानी क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? बोल नहीं रहे हो? भारत का मैदानी क्षेत्र, ये पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे क्या है? भारत का पठारी क्षेत्र, यानी पठार वाला भाग है। चौथे नंबर पढ़ेंगे समुद्र तटीय मैदान पढ़ेंगे। और 5वें नंबर पर पढ़ने को मिलेगा क्या है? रेगिस्तान। 6ठे नंबर पर आपको मिलेगा द्वीप समूह। इतने प्रकार हैं। पहले है हिमालय। चलिए हिमालय की उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति हिमालय कैसे होती है? अगर आपसे पूछ दे कि भारतवर्ष में सबसे नवीन श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला या पर्वत कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए हिमालय है। क्यों? क्योंकि वो बाद में बनी है। अब पूछे सबसे पुरानी श्रृंखला क्या है? क्या है? अरावली श्रृंखला है। यहाँ राजस्थान में यहाँ पाई जाती है, यहाँ पर इस क्रम में ये सबसे पुरानी है। थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान दीजिए। इधर एक अंकारा लैंड, गोंडवाना लैंड, 2 महाद्वीप थे। तो इस सरकते हुए इसकी प्लेटें इधर बढ़ने लगी, और दोनों प्लेटें जब सरकी तो समुद्र के बीच में एक टेथिस महासागर था, टेथिस। इसको इन्होंने क्या किया? इसमें जो कचरा था उसको दबा दिया, दोनों प्लेट सटकर आपस में, और कचरा धीरे धीरे ऊपर उठ गया। कहीं सर कैसे पर्वत, कचरा तो पर्वत नहीं बनना चाहिए। अरे भूमि का सिद्धांत तो परिवर्तन होता रहता है। अब
अग्नि जो अभी भी पृथ्वी अंदर से जल रही है अग्नि के रूप में, जल भी गई होगी, तो ये हिमालय उठ गया। सबसे लंबी श्रृंखला तो नहीं विश्व की है, एंडीज है, लेकिन इसकी लंबाई नियर अबाउट 2400 किलोमीटर है, अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार के करीब तक, यहां तक बगल में। तो पर्वतीय इलाका ये, अगर मैं यहां बनाना चाहूं, दर्शाना चाहूं, कहाँ है, पूरा ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड अपना है, इसके बाद इधर नेपाल, क्योंकि यूपी में तो नहीं पर्वत इलाका वैसा है, नेपाल है, यहाँ सिक्किम पड़ जाएगा। अब इधर देखते हैं असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, सब जो पूर्वोत्तर 7 सिस्टर 7 बहनों वाला राज्य है, वो सब पहाड़ों वाला ही है। देखते हैं कैसे, आपको पता चल गया बना कैसे है। दोनों प्लेट आपस में खिसकी और टेसिस सागर में जो कचरा था उसको दबाकर ऊपर उठा दें, तो क्या हो गया, और हिमालय बलित पर्वत है, नवीन है, नया है, वो बलित है, मोरदार है, और विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां यहीं पर पाई जाती हैं। और ये जो अपना हिमालय है अभी युवा अवस्था में है, कहीं सर ये भी बुढ़े होते हैं, यस, अवनति की तरफ जाते हैं, युवा अवस्था अभी है। तो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है, या पर्वत ही कोई चोटी है, पर्वत, सबसे ऊंची श्रृंखला भी यही है। और सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है विश्व की, बताइए, माउंट एवरेस्ट। वो कहाँ है, नेपाल में, तिब्बत सीमा पर नेपाल में है। एक परीक्षा हम लोग देने गए तो वहां पूछ लिया था कि ये जो माउंट एवरेस्ट है किसके, कहां पर स्थित है, इसकी स्थिति कहां पर है, तो दिया था भारत नेपाल सीमा पर, भारत भूटान सीमा पर, नेपाल तिब्बत सीमा पर, नेपाल तिब्बत सीमा से ही है। ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर, यानी समुद्र तल से देखा जाए। हाँ, जिससे मैं यहाँ पर्वत बना दूं आपको, ऐसे कहेंगे सर इसकी ऊंचाई हम कहाँ से नापें, यहाँ से नापें, यहाँ से नापें, यहाँ से नापें, तो यहाँ से नापता है, ये समुद्र तट से नापा जाता है। और समुद्र तट में कौन है, चेन्नई का जो तट है, वहां से उसकी दूरी नापी जाती है। सोच लीजिए, अब रेलवे स्टेशन में जाने लिखा रहेगा कि खैलाबाद रेलवे स्टेशन समुद्र तल से 155 कुछ मीटर ऊंचाई, हिमाचल जाएंगे और मिलेगा, तो सबका दिया रहता है, उसका कोई टेक्निकल कारण देने का। बस्ती जाएंगे वहां, गोरखपुर जाएंगे वहां, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है, गोरखपुर था, अब तो पिछड़ गया हो, 1330-33, अब कौन हो गया है, कर्नाटक में हुबली हो गया है नीचे। चलिए उसको छोड़ते जाते हैं। तो हिमालय ऐसे श्रृंखला, ध्यान दीजिए, 2400 किलोमीटर है, तो इधर से हिमालय श्रृंखला इस टाइप की है, अर्धचंद्राकार आकार में, इस टाइप की, इस टाइप की, इधर चौड़ी है और इधर पतली है। इधर 600 किलोमीटर चौड़ी है, यहां देखेंगे तो 600 किलोमीटर चौड़ी है यहां तक, लेकिन यहां साउथ में जाएंगे तो पतली हो गई, इधर पूरा भाग में 150 किलोमीटर ही रह गई है। इसकी भी कई समांतर श्रृंखलाएं हैं, उसमें भी एक कौन श्रृंखला है, क्या है जी, कौन, एक कौन श्रृंखला है, ऊपर वाली श्रृंखला है बा हिमालय, ठीक है, नीचे वाला, सॉरी, नीचे वाला बा है, ऊपर वाला आंतरिक है, बीच में क्या है, मध्य हिमालय है। तो जो आंतरिक हिमालय बा उधर वाला, ठीक है, तो उसमें सबसे ऊंची चोटियां उसमें पाई जाती हैं। और अगर इसको हम बांटें, जो आपके चैप्टर में उसी को हम बता रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे, तो ध्यान दीजिए, कुछ नदियां यहां बहती हैं, उसके हिसाब से इसको बांटा गया है। वो पूछता है, क्लास 9th में जरूर पूछेगा कि विभाजन करिए। मैं बता दूं, यहाँ एक नदी यहाँ है सिंध, कुछ नदियों के नाम देख देते हैं, एक सिंध है, एक काली है, ठीक है, और यहाँ एक तिस्ता नदी है, एक दिहांग नदी है। 4 हिमालय होने चाहिए आपको। कितने हिमालय हुए अभी,
3 हिमालय। इधर से हम चालू करते हैं, इधर से। ये दिहांग नदी, दिहांग थोड़ा सा पूर्वी भाषा है। दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे सांगपो के नाम से जाना था चाइना में, यानी चीन में। यहाँ और तीस्ता नदी एक है। इन दोनों के बीच में जो हिमालय पड़ता है वो असम हिमालय है। ध्यान दीजिए, यानी दिहांग और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है असम हिमालय है। तीस्ता और काली नदी के बीच, तीस्ता और काली नदी के बीच जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। काली नदी, काली नदी कौन है? अरे काली नदी अपनी सरयू जो माता बह रही हैं, इस नदी की सहायक नदी है। काली हो गई, करनाली हो गई, शारदा हो गया, इसके नाम घाघरा भी आगे चल के, जैसे सहायक नदियां हैं। इसका भी उद्गम भारत में भी है और नेपाल में भी है, और उधर से भी चाइना और भी नदी आती है जो सरयू है। सरयू किनारे कोई फेमस सिटी बसी हुई है? सरयू नदी किनारे कोई अच्छा शहर बसा हुआ है? मुंबई, अयोध्या, सरयू नदी यही ना? तो मुंबई आप नहीं कह रहे थे, अयोध्या है। और इसी पानी, इसी नदी का पानी सबसे शुद्ध है। क्यों? नदियां शहरों से ही कचड़े ले आती हैं। चलिए उसको देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? दिहांग नदी, यानी इसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम में आकर, और तीस्ता नदी के बीच कौन हिमालय है? असम हिमालय। कौन हिमालय? असम हिमालय। अब तीस्ता से काली नदी आएंगे, काली नदी पे नेपाल का बॉर्डर साझा होता, भारत नेपाल का। इन नदियों के बीच में कौन हिमालय है? नेपाल हिमालय। काली से सतलुज आते हैं हम, कौन आते हैं? सतलुज। काली और सतलुज के बीच कौन हिमालय है? कौन हिमालय? पढ़े नहीं हो? कौन हिमालय? चलिए इसको देख लेते हैं। अभी हमको भी एक्चुअली याद नहीं है या मैं भूल गया। और यहाँ के बीच कौन है? पंजाब हिमालय, यानी सतलुज और सिंधु नदी के बीच कौन हिमालय है? पंजाब हिमालय। किताब देखकर बताइए, बताइए क्या नाम इस हिमालय का? किताब बुक नहीं किसी के पास है? यहाँ बुक थी ना, ये देख लो इसमें। चलिए बता रही, याद आ जाएगा। अभी यहाँ देखते हैं। तो हिमालय है, तो हम लोग का घर क्या हिमालय है? नहीं। हिमालय के नीचे आते हैं तो आपको क्या पड़ता है? मैदान। क्या पड़ता है? मैदान। ठीक है। मैदान कैसे बना? क्योंकि नदियां हिमालय से बह रहे थे निरंतर, और उसके साथ आद गाद लेके आ रहे थे, गाद लेके आ रहे थे, तो इस समुद्र में जमा करती जा रहे थे। समुद्र हो जो भी है, जमा करते करते क्या हो गया है? समतल मैदान बन गया। और ये कहां से? ब्रह्मपुत्र नदियां, मतलब ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये सिंधु नदी, ये जो गंगा नदियां हैं, ये सब एक लंबा समतल मैदान बनाती हैं। और मैदानी एरिया सबसे अच्छी मानी जाती है। देखते हैं मैदानों के बारे में। तो मैदान कैसे बना है? मैदानों को 3 रूप में बांट सकते हैं। अगर मैदान करें हम यहाँ कहें तो मैदान के 3 स्वरूप हैं या 3 प्रकार हैं। नंबर 1 जो प्रकार उनका है वो कौन, किसका मैदान है? ये कौन नदी है? सिंधु मैदान। सिंधु का मैदान बहुत उपजाऊ मैदान ये भी है। पंजाब का, पंजाब का जो उपजाऊ इलाका है इसी के इलाके में पड़ता है। ठीक है। और ये उसके बाद ये सिंधु का मैदान हो गया। और यहाँ नंबर 2 पे देखें गंगा यमुना, गंगा यमुना का मैदान। नंबर 3 पे देखें तो किसका मैदान? ब्रह्मपुत्र का। मैं असम का जो बंगाल बंगाल का थोड़ा सा इलाका हो, बड़े उपजाऊ वाले इलाके वो हैं, ये मैदान है। अब इसी में आपसे पूछता जो आपके चैप्टर में है, भाबर क्या है और क्या है खादर क्या है। ठीक है। अभी आप लोग
कहते बांगर, बांगर क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाबर क्या है और खादर क्या है। भाबर खादर में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। खादर शायद वो इलाका है जो पुरानी मिट्टियों से बना है, भाबर नई इलाके हैं। ये दोनों अति उपजाऊ होते हैं, सबसे उपजाऊ क्या है, मैदान होता है। लेकिन भाई अच्छे किस्म के फल पहाड़ों में पर्वतों पर उगते हैं, उनकी जो मानसून होती है उनको दूसरी चाहिए होती है। चलिए, और हम भी लोग मैदान में ही रहते हैं। यहाँ एक गंगा का मैदान हो गया, ये किसका मैदान है, सिंधु नदी का मैदान है, ये किसका मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी का। 3 मैदान आप यहाँ पर है बढ़िया अच्छा खासा। तो उसमें अंतर कहेगा तो आप लोग बताया क्लास में, देखना पड़ेगा, ठीक है। भाबर और खादर में अंतर कई बार आया परीक्षाओं में, देखा गया है। अब देखते हैं मैदान यहाँ से समाप्त होता है तो जैसे पठार, पठार कहाँ है, प्रायद्वीपी पठार यहाँ से यहाँ तक है ऐसे। और सबसे पुराना भाग भारत का कोई है तो यही है, और ये पुरानी शैलों से यानी पत्थरों से बना हुआ है। अधिकांश खनिज इसी इलाके में पाए जाते हैं। क्या अपने इलाके में कोई खनिज, पेट्रोलियम या कोई गैस या सोना चांदी कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। नीचे जाएंगे तो बालू है, मिट्टी है, जल है बस। जबकि इस इलाके में सोना चांदी कोयला सब लोहा भरा पड़ा है। इसे 2 भागों में बांट देते हैं। जो नर्मदा नदी जाती है 2 भागों में बांट देती है, ये दक्कन का है, ये प्रायद्वीपी में दोनों आते हैं, ये मध्य उच्च भूमि है। फिर इधर एक पढ़ते हैं छोटा नागपुर का पठार, बहुत ही ये उर्वर रहा किसकी दृष्टि से, खनिजों की दृष्टि से बहुत ज्यादा यहाँ माइन वाइन है। चलिए इधर देख लेते हैं। अब ये पठार में ही बुंदेलखंड है, बघेलखंड है। नर्मदा नदी 2 भागों में बांट देती है। हाँ ऐसा पूछता कौन सी 2 नदियां हैं जो किधर पूरब से पश्चिम साइड बहती है। नदियां तो कई बहती हैं छोटी मोटी, लेकिन 2 नदी कौन है मुख्यतः, नर्मदा और ताप्ती, 2 नदी मुख्यतः है ये। और ये इधर दूर से निकल के जाते भी हैं, अरब सागर में गिरते भी हैं। तीसरे पे हम पढ़ेंगे समुद्र तटीय मैदान, ध्यान दीजिए। चौथे पे देख लेते हैं। तो ये मैदान समुद्र तटीय है, समुद्र तट का मैदान है। वहाँ बालू उलू से बना हुआ है, नारियल की खेती ज़्यादा होती है। और देखते हैं इसे भी अलग अलग नामों जाना जाता, आपके चैप्टर में नाम नहीं है। कोरोमंडल है, उत्तरी सरकार तट है, ठीक है, कन्नड़ तट है, ये सब तट इसमें है। ये देखते हैं, ये इधर कौन तट है, इधर पश्चिमी तट है, यहाँ तक गुजरात का इलाका है। फिर ये महाराष्ट्र का है, थोड़ा से गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। और इधर कौन इलाका है, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का है, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का इलाका आ जाता है। समुद्र तटीय इलाके हैं। और ये भी उर्वर है, यहाँ पर झीलें भी अच्छी खासी पाई जाती, झील तालाब बड़े बड़े पाए जाते हैं, मछली पालन। हुसैन सागर झील, जहाँ ज़्यादा फिल्मी वीडियो ने शूट होती हैं साउथ की, वहीं हुसैन सागर झील में। चलिए उसका इम्पोर्टेंट दूसरे रूप में है, आप जब तैयारी करेंगे तब वो आएगा। तो इधर पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, ये क्या है, पूर्वी है। और यहीं पर बीचेज पाया जाता, बीच मतलब ऐसे स्वच्छ मैदान जहां स्नान करने योग्य हो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेगिस्तान। मैंने बताया अगर आप भारत में हैं तो सब चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। रेगिस्तान एक मैंने फोटो देखा, उस पर लिखा हुआ था
पैसे हो तो लोग रेगिस्तान भी, सऊदी अरब के रेगिस्तान में रेत देखने जाते हैं, पैसे हो तो हम लोगों के भी शौक है अपनी अपनी। क्या कोई यहाँ राजस्थान गया है? कोई रिलेटिव नहीं किसी के हैं उधर? चलिए भाई, वहां जाइएगा तो रजवाड़ों खानदान देखिएगा आप। किले, बहुत बड़े बड़े किले हैं उधर। रजवाड़े यानी राजपूत लोग उधर हैं। चले देखते हैं। यह है थार का मरुस्थल। कौन? थार का मरुस्थल। इसका 1/1 भाग कहाँ? पाकिस्तान में, और 2/3 भाग भारत में पड़ता है। पूरा वीरान, निर्जन। निर्जन न कहा जाए तो उचित है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वो टाइगर रिजर्व हैं, अच्छे खासे वन हैं, जंगल भी हैं, और जीव जंतु भी पाए जाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता इसी रेगिस्तान में पाई जाती हैं। और एक ऐसा मरुस्थल आप लोग पढ़े होंगे शायद, आटाकामा मरुस्थल, जहाँ लाखों वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। सोच लीजिए, वर्षा कभी हुई ही नहीं है, फिर भी अपना ये। और पूछेगा कभी कंपटीशन में, चाहे जहाँ पूछ दे कि सर्वाधिक जनसंख्या, दरवाजा बंद कर दीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो रेगिस्तान है वो कौन है? थार का मरुस्थल है। मरुस्थल है वो थार का है। सबसे बड़ा कौन मरुस्थल है? सहारा, अफ्रीका वाले कंट्री में हो सहारा मरुस्थल, तो यहाँ पर पड़ता है। अब यहाँ बचपन में आपसे पूछा होगा कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? क्यों? तो बताते हैं, इसके पैर गद्देदार हैं। रेगिस्तान में चलने के लिए ऊंट एक बार में कितने लीटर पानी पी सकता है? औसतन 50 लीटर पानी पी सकता है एक बार में। बिना पानी पिए कुछ हफ्ते चल सकता है, बिना खाए। भारत एक ऐसी फोर्स है जहाँ के फोर्स में ऊंट रेजिमेंट में ऊंट भी सम्मिलित हैं वाहन के रूप में, और कहीं नहीं है। एक खबर मैंने पढ़ा था, ऑस्ट्रेलिया में ऊंट थे। ऑस्ट्रेलिया बड़ा निर्जन प्रदेश, जान लीजिए, बहुत मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। ऊंट बेचारे पानी पी रहे थे, सरकार ने 10,000 ऊँटों को मारने का आदेश दे दिया था। हेलीकॉप्टर से गोली से मार दीजिए, बताइए। अभी एक विवाद चल रहा है, इथोपिया एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का, शांत अभी वो हो गया। उसके यहाँ 1,30,000 हाथी हैं। पहले 20,000 हाथी बची थी, प्रवेश कर दिया। हाथी अब लोगों घर उजाड़ रही हैं। एक हंटिंग, शिकार के लिए जर्मनी वगैरह के लोग आते हैं, शिकार करते हैं, तो $50,000 एक हाथी के देते हैं। डॉलर में अर्थव्यवस्था उनकी चलती है। तो जर्मनी वालों ने कहा हम लोग नहीं जाएंगे, और किसी को नहीं जाना चाहिए वहां। उन्होंने कहा भाई हम आपके यहाँ 20,000 हाथी भिजवा दे रहे हैं, तब पता चलेगा। जैसे ये है कि जानवरों के ऊपर दया करिए, न मारिए। जैसे हंटिंग, शिकार करवा देते हैं सब पैसा लेकर, लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या करेगा बेचारा। वो भी अपनी नीतियों के फलस्वरूप ज्यादा हाथी प्रवेश कर लिया, ज्यादा हाथी हो गई हैं। 1 लाख 4-5 लाख हाथी पूरे विश्व में हैं, और वहाँ 1,30,000 हाथी हैं। सफेद हाथियों के देश कौन है? थाईलैंड। चलिए चैप्टर पाते हैं। तो कभी मौका मिलेगा थार रेगिस्तान जाइएगा, तो वहाँ बोधी वादी के किले हैं, वादी नहीं बोधी किले हैं, बड़े बड़े किले इधर मिलेंगे। तो रेगिस्तान का इलाका कहाँ? तो थोड़ा सा पंजाब में है, और राजस्थान में, थोड़ा सा गुजरात में, 3 प्रदेश में फैला हुआ है रेगिस्तान है। वहीं जयपुर, उदयपुर अच्छी क्वालिटी के, सांभर झील भी यही है। आते हैं, देखते हैं। अब द्वीप समूह, द्वीप समूह कितने हैं? मुख्यतः 2 द्वीप समूह हैं। यहां देखते हैं, ये द्वीप समूह, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह। कौन है? लक्षद्वीप द्वीप समूह है। और इधर कौन द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे बड़ा द्वीप समूह यही है, लक्षद्वीप। 32 किलोमीटर, यानी सबसे छोटा यूटी, यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी यही है। ये है यहाँ क्या है? अंडमान
निकोबार, ऊपर अंडमान नीचे निकोबार है। यहाँ तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब राजधानी वगैरह वगैरह इसके बारे में लिखिए, सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं यहाँ, अब पर्वतों में ये देख लीजिए, जो द्वीप समूह हैं या समुद्र तटीय मैदान, इसी के बगल में क्या पाए जाते हैं, ये पश्चिमी घाट पहाड़ियां हैं, यानी पश्चिम घाट पहाड़ियां हैं। और इधर क्या है, पूर्वी घाट पहाड़ियां हैं, पश्चिम घाट पहाड़ियां, पूर्वी घाट पहाड़ियां। तो ये तो सतत है लगातार, इसी में थाल घाट, बोर घाट और पाल घाट दर्रे हैं। दर्रे माने पर्वत श्रृंखला के बीच आने जाने का सुगम मार्ग, थोड़ा सा दर्रे कहलाते हैं। तो ये सतत है, और जबकि ये क्या है, पूर्वी वाले में कटा हुआ भाग है। उच्च में कक्षाओं में पढ़ेंगे, सबसे दक्षिण में चोटी कौन है, इधर साउथ में नीलगिरी कहाँ है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला ही समझ ली छोटी सी है। वहाँ एक नीलकुरंजी का पुष्प है जो 12 साल में एक बार खिलता है, 12 साल में एक बार। सरकार ने उसके, अगर कोई उसे नष्ट करना चाहेगा तो प्रतिबंध लगा दिया है, और प्रतिबंध लंबा प्रतिबंध लगाया है। कुछ दिन की सजा है, और क्या है, कुछ आर्थिक दंड भी है, पैसे का भी देना पड़ेगा आपको। तो 12 वर्ष के बाद खिलता है। कार्डमम की पहाड़ियां, इलायची पहाड़ी इसे कहते हैं। महेंद्रगिरी है, वो चोटी है, तमाम है इधर। तो ये आप भौतिक स्वरूप देख रहे हैं, हल्का सा भौतिक स्वरूप। इधर आप घर पढ़ लेंगे, अगले क्लास में पढ़ाया भी जाएगा हिमालय, हिमालय के बारे में कैसे बांटा गया है, कैसे कौन कांगड़ा हिमालय है, कौन क्या है, कौन क्या है इधर, ठीक है। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ये चैप्टर नंबर 2 है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिमालय ही आ जाता है। इधर आता है तो खादर और बांगर या भाबर में अंतर स्पष्ट करने का आ जाता है। अब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट करने का आ जाए कि अंतर स्पष्ट कीजिए आप, क्या सटीक अंतर है उसमें। तो अब अगले दिन इसको विधिवत पढ़ाया जाएगा। आज क्लास का ही समापन किया जा रहा है। चलिए इसको, वीडियो को बंद कर दिया जाए।